आज देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है सिंधु जल समझौता। क्या है ये सिंधु जल समझौता, किस लिए ये हुआ और क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पे दोनों देशों के बीच में सहमति बनी और आज इस समझौते की क्या स्थिति है। सबसे पहले समझेंगे सिंधु नदी तंत्र क्या है। सिंधु नदी तंत्र कई नदियों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा रिवर सिस्टम है जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। सिंधु एक बड़ी नदी है जो कि लगभग 2800 किलोमीटर लंबी है और इसमें से 1114 किलोमीटर भारत में बहती है और 1686 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें से बहुत सारी नदियां चाइना की तरफ से, बहुत सारी नदियां अफगानिस्तान की तरफ से आकर सिंधु में मिलती है। भारत में मेनली 5 नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिनमें सिंधु एक बड़ी नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज 5 इसकी सहायक नदियां हैं। 6 नदियां मिलकर सिंधु रिवर सिस्टम बनाती है भारत में, जिसमें से व्यास नदी सतलुज नदी में भारत में ही मिल जाती है और बाकी चारों नदियां पाकिस्तान के पंजाब में जाकर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज ये 5 नदियां पाकिस्तान के पंजाब के मिठनकोट में जाकर मिलती हैं। इसीलिए उस क्षेत्र को पंजाब बोला जाता है, यानी कि 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। सिंधु नदी एक 12मासी नदी है जिसमें कि हमेशा जल रहता है और ये नदियाँ हिमालय के निर्माण के समय से ही बह रही हैं। ये इतनी पुरानी नदियाँ हैं और इनका उद्गम स्थान भी हिमालय से ही होता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के आसपास से होता है और दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में बहती हुई चिल्लास के पास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान को पूरा क्रॉस करते हुए कराची में जाकर सिंधु नदी डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल विवाद आज़ादी के समय से ही चल रहा है। इसी विषय में मई 1948 में दिल्ली में एक ट्रीटी भी साइन हुई थी। थोड़े समय बाद ही पाकिस्तान ने ये समझौता ये कहकर तोड़ दिया कि हमारे जितने भी पक्षकार भारत में वार्ता के लिए गए थे, भारत ने उन पर दबाव बनाया और ज़बरदस्ती इस एग्रीमेंट पर साइन करवाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हर कूटनीतिक चाल को नाकामयाब करने के लिए भारत ने उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों पर आधारित जल अधिकारों का सहारा लिया जो पहले से उपयोग किए गए थे और उन्हीं के बेस पर वो पूरे वर्ल्ड में अपनी इंटरनेशनल गुडविल को सुरक्षित रख पाया। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत के बावजूद नदी एकता को बनाए रखा और फिर भी पाकिस्तान के लिए कभी भी जल प्रवाह को नहीं रोका और ना ही ऐसी कभी भी कोशिश करी कि पाकिस्तान को पानी ना मिले। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हमेशा टकराव की स्थिति बनाए रखी और 1948 के बाद 50 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जल विवाद इतना अधिक बढ़ गया था कि युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेनेसी रिवर वैली अथॉरिटी के प्रेसिडेंट रहे डेविड ई लिलियंथल को भारत का दौरा करने का न्योता दिया। लिलियंथल ने भारत और पाकिस्तान का दौरा किया, दोनों के पूरे सिस्टम को समझा और सिंधु नदी तंत्र को पूरी तरह से समझा और जाकर एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक को ये एडवाइस किया गया कि वर्ल्ड बैंक भारत और पाकिस्तान की सिंधु नदी तंत्र को विकसित करने में मदद करे और साथ ही साथ लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा देने में मदद करे। वर्ल्ड बैंक इसके लिए तैयार हो गया और वर्ल्ड बैंक ने पूरे विश्व भर से अनेकों वाटर एक्सपर्ट और इंजीनियर्स को इसमें शामिल करके एक कमेटी बनाई और भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता के दौर शुरू हुए, बैठकों के दौर शुरू हुए, जो दौर लगभग 10 साल तक चले। 19 सितंबर 1960 को फाइनली वो डेट आई जब भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौते पर
कराची में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। सिंधु वाटर ट्रीटी में टोटल 12 आर्टिकल हैं और ए से एच तक एनेक्स्चर दिए गए हैं। अगर आप इस ट्रीटी को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन 6 नदियों में टोटल मिलाकर जितना भी पानी है उसका 70% पानी 3 वेस्टर्न रिवर्स सिंधु, झेलम और चेनाब में है और 30% वाटर सतलुज, रावी और व्यास में है जो भारत के हिस्से में है। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन 6 नदियों में से 3 नदियों से इस रिवर सिस्टम का 70% वाटर मिलता है और इंडिया को इस रिवर सिस्टम का 30% वाटर रिसीव होता है। सिंधु रिवर वाटर ट्रीटी के तहत आर्टिकल 3 में पाकिस्तान को पश्चिम की जो 3 नदियां थी सिंधु, झेलम, चेनाब के पानी को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करने का अधिकार दिया गया है। इन 3 नदियों का पानी 100% पाकिस्तान ही यूज़ करेगा। पूर्व की जो 3 नदियां थी रावी, सतलुज और व्यास, उनके उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया। भारत जो पश्चिमी 3 नदियां थी सिंधु, झेलम और चेनाब, उनके पानी को यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी सिंचाई की परियोजनाओं के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, तैराकी के लिए, नेविगेशन के लिए इस पानी का उपयोग कर सकता था, जिसमें कि पानी को रोका नहीं जाएगा और वापस से इन पानी को नदी में छोड़ दिया जाएगा। इस ट्रीटी के आर्टिकल 8 में परमानेंट सिंधु कमीशन भी बनाया गया, जिसमें कि 2 कमिश्नर होंगे, एक कमिश्नर भारत का होगा और एक कमिश्नर पाकिस्तान का होगा। ये निश्चित किया गया कि ये आयोग समय समय पर बारी बारी से एक बार भारत में और एक बार पाकिस्तान में बैठक करेंगे। इस बैठक में वे बाढ़ से रिलेटेड आंकड़े, जो भी इन पे परियोजनाएं चल रही है उनसे रिलेटेड आंकड़े, इनके अंदर जो जल बह रहा है उनसे रिलेटेड आंकड़े, और इन पर अगर कुछ काम होने वाला है इन नदियों पर तो उनसे रिलेटेड आंकड़ों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ इनकी विवरण और इनकी समीक्षा भी करेंगे। अगर इन पर कोई परियोजना चल रही है तो उन परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। और ये व्यवस्था आज तक बनी हुई है। समय समय पर भारत और पाकिस्तान में बारी बारी से ये बैठकें होती रहती हैं। ट्रू फैक्ट्स तो ये है कि इस आयोग में जितने भी मेंबर्स हैं बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स लिए गए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स लिए गए हैं। इस ट्रीटी के आर्टिकल 5 में फाइनेंशियल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें भारत को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो 6,62,60,000 स्टर्लिंग पाउंड पाकिस्तान को देगा, जो कि 10 साल के पीरियड में दिए जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 नवंबर 1960 को दी जाएगी और हर साल एक इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को दी जाएगी। और भारत की उदारता का परिचय इसी बात से मिलता है कि जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध किया, उसके बाद भी इस वार्षिक किस्त को रोका नहीं गया। भारत ने टाइम टू टाइम अपनी सारी डोनेशन पाकिस्तान को दी और जितनी भी डोनेशन सुनिश्चित की गई थी उसकी लास्ट किस्त तक पाकिस्तान को चुकाई। इस समझौते में एक बात और भी तय की गई कि जब तक पाकिस्तान अपना रिवर सिस्टम डेवलप नहीं कर लेता तब तक भारत 10 वर्षों तक अपनी हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को देगा, अपनी नदियों का पानी भी पाकिस्तान को ही देगा। और भारत ने इस समझौते को भी यथावत लागू किया और 10 साल तक इन नदियों के पानी को जैसा समझौता हुआ था पूरा का पूरा पाकिस्तान को दिया। इस ट्रीटी के आर्टिकल 9 में डिस्प्यूट्स को, डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं और ये बताया गया है कि अगर इन दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे दोनों कमीशंस के द्वारा सुलझाया जाएगा। अगर कमीशन कोई एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते हैं और कोई एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में नहीं होता है, वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट द्वारा इसको सुलझाया जाएगा। अगर फिर भी ये डिस्प्यूट नहीं सुलझता है तो फिर इस डिस्प्यूट को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा।
भारत की एक मशहूर पत्रकार जो कि इसी जल समझौते को देखती हैं, गार्गी परसाई, उनका कहना है कि ये जो जल समझौता है ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर किया गया था। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा इस जल समझौते को सस्पेंड कर दिया गया है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि भारत ने ये समझौते को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल नहीं किया है, सिर्फ कुछ समय के लिए सस्पेंड किया है ताकि सिंधु रिवर सिस्टम ट्रीटी पर फिर से विचार किया जा सके, इसकी फिर से पुनर्समीक्षा की जा सके। भारत इससे पहले भी समय समय पर पाकिस्तान को इस रिवर सिस्टम ट्रीटी की पुनर्समीक्षा करने के लिए बोल चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। इवन जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी 2 बार इंडस रिवर सिस्टम ट्रीटी की समीक्षा करने के लिए बिल पास हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली भारत सरकार से ये विनती कर रही है कि वो इस ट्रीटी की फिर से समीक्षा करे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को ये पानी ना मिलने से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वहाँ के विकास में इसकी वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में भारत के इस ट्रीटी को सस्पेंड करने के, पुनर्समीक्षा करने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न तो आतंकवाद है, जिसके सहारे पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को हासिल करना चाहता है और वो समय समय पर जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। भारत सरकार का कहना है कि जल और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि भारत जब भी इन नदियों पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाना चाहता है, तभी पाकिस्तान उस हर प्रोजेक्ट पर अपनी ऑब्जेक्शन लगाता है और भारत के प्रोजेक्ट को या तो लटका देता है या फिर उसको लेट करवा देता है। तो इस वजह से भी भारत सरकार इस नीति की पुनर्समीक्षा करना चाहती है। इसके साथ भारत की आबादी भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जबकि भारत के पास भी जल के स्रोत बहुत ही सीमित हैं और भारत के पंजाब, राजस्थान और हरियाणा ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जल की बहुत ही कमी है। तो भारत सरकार इस जल नीति की पुनर्समीक्षा करके ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत के हिस्से का जो पानी है वो बढ़ाया जाए। भारत ने 2007 में किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो कि झेलम नदी पर लगाया गया है, शुरुआत की थी, जिसको कि पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया और फिर वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट की सहायता से इसको सुलझाया गया, जिसके बाद से भारत का ये प्रोजेक्ट जो कि 2013 में पूरा होना था वो 2018 में जाकर पूरा हुआ। ऐसे ही चिनाब नदी पर किश्तवाड़ा में रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बगलिहार प्रोजेक्ट है। इन सारे प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ आपत्ति ज़रूर होती है और वो जल्दी से भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट या फिर इन नदियों पर कोई भी काम करने नहीं देता है। इसी वजह से भारत सरकार सिंधु जल समझौते का पुनर्निरीक्षण, पुनर्समीक्षा करना चाहती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल 2025 को हाल ही में पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है वो घोर निंदनीय है। ये एक जघन्य अपराध है। पहलगाम में जितने भी लोगों की जान गई है ये एक बहुत ही दुख का विषय है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सब की आत्मा को शांति मिले और भारत के लोगों को न्याय मिले और पाकिस्तान को भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो पाए। धन्यवाद।